and let's revise them. I actually gave the laws of thermodynamics and then easy explanation. मैंने एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एंट्रोपी. ओके, तो अगर आपको ये सब चीजें एकदम नई लग रही हैं, so don't worry, just go to my first lesson. First watch that, then come back to this. Okay, so let's revise the laws of thermodynamics. जल्दी जल्दी. Zeroth law. Zeroth law क्या था? When temperature of two objects, right? I told you when temperature of A, if the temperature of A was equal to temperature of what? B, and if temperature of B is equal to temperature of C, then the temperature of A will be equal to temperature of C. बस यही मतलब था Zeroth law का कि अगर कोई दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और वो दो सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो वो जो दूसरा सिस्टम है वो भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा. दैट वाज द ज़ीरोथ लॉ. फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ में था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करी, राइट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. इट इज ओनली इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? फर्स्ट लॉ ने क्या नहीं बताया था? जो मेजर पॉइंट है ये नहीं बताया था डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, कि हमेशा एनर्जी एक ही डायरेक्शन में क्यों जाती है. वो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी किसने बताया था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि एनर्जी हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जहाँ पे उसकी एंट्रोपी बढ़े. एंट्रोपी जहाँ पे उसकी इंक्रीज हो उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है. एंट्रोपी का दूसरा नाम क्या था? डिसऑर्डर. डिसऑर्डर ऑफ एनर्जी जहाँ इंक्रीज होता है, डिसऑर्डर ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज होता है, उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है. दैट वाज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट सेड एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस. करेक्ट. देन आया था थर्ड लॉ. थर्ड लॉ ने बताया कि एकदम ऑर्डर्ड सिस्टम, डिसऑर्डर की बात करी. ऑर्डर्ड सिस्टम का क्या मतलब है? कि सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एकदम ऑर्डर्ड होते हैं, एक के बाजू में एक के बाद एक ऐसे लगे होते हैं, एक्सट्रीमली ऑर्डर्ड. तो एक्सट्रीमली ऑर्डर्ड सिस्टम मिलना आइडियल सिस्टम होता है. नॉट पॉसिबल, डजंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. एक्सट्रीम ऑर्डर मीन्स व्हाट? जीरो एंट्रोपी. अगर ऑर्डर बहुत ज्यादा है इसके अंदर एंट्रोपी है ही नहीं, डिसऑर्डर है ही नहीं. करेक्ट. तो वो थर्ड लॉ ने डिस्क्राइब किया कि एकदम ऑर्डर किसमें प्रेजेंट होगा? व्हेन एंट्रोपी इज जीरो. एंड व्हेन इज एंट्रोपी जीरो? व्हेन द टेम्परेचर इज जीरो केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट इज वेल. व्हेन टेम्परेचर इज एट जीरो केल्विन वी गेट एंट्रोपी टू बी डेल्टा एस टू बी जीरो. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है. बट ये आइडियल सिचुएशन है, डजंट एग्जिस्ट इन दिस होल यूनिवर्स. एक्सट्रीमली ऑर्डर्ड एक भी सब्सटेंस नहीं है, सब में एंट्रोपी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है. सो दिस इज द रिविजन ऑफ आवर लास्ट स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स कम टू थर्मोकेमिस्ट्री. आज हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करें, थर्मोकेमिस्ट्री. व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? Thermochemistry is the branch of thermodynamics only, but it talks about what? It talks about the release or the absorption of energy by the chemical molecules, right? So thermochemistry is what? Branch किसकी है? thermodynamics की. but इसमें हम heat exchange, energy exchange के बारे में बात करते हैं. ठीक है. एक रिएक्शन में क्या हो सकता है? देखें कि टू प्रोसेसेस. या तो वो केमिकल रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी मुझे उससे देनी पड़े. फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री लैब में एक टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं ना, तो हीट करके आप उसे एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो. करेक्ट. तो आप एक तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को. और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है मॉलिक्यूल्स में से, राइट? फॉर एग्जांपल एक फायर लिट किया है, फायर लिट करते तो एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर आती है ना, गर्मी लगती है हमें, राइट? तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ. फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब में अगर आपने पानी लिया, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब, यू कैन डू इट इन योर केमिस्ट्री लैब. एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेना, उसमें एक या दो किसके क्रिस्टल्स डालने हैं? सोडियम के. यू नोटिस कि टेस्ट ट्यूब जो आपके हाथ में है ना वो गर्म हो जाएगी. क्यों? ये हीट बाहर जा रही है. इसका मतलब कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई
इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक है। अगर उसमें को हीट देना पड़ा, नीचे फ्लेम लगाना पड़े, मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट। सो ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड इट बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच इज व्हाट? चेंज एंथैल्पी। इससे हमारे पास एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको मैंने बोला एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो हमने बात की थी कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, इसमें या तो वो एनर्जी लेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, इसको डिफाइन किया मैंने एंथैल्पी से। इस प्रोसेस को डिफाइन किया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को डिफाइन किया एंथैल्पी से। अगर मैं केमिस्ट्री में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बोला था कि मैं केमिस्ट्री में अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगी तो थर्मोडायनेमिक्स किसमें बताऊंगी? एक रिएक्शन में बताऊंगी ना। केमिस्ट्री में क्या होता है? रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल होता है, यही केमिस्ट्री है, राइट। तो इस थर्मोडायनेमिक एंथैल्पी प्रोसेस में किसका बताऊंगी? एक रिएक्शन का। जैसे कि ये रिएक्शन है तो इसमें क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है, राइट। उन बॉन्ड्स में क्या होता है? एनर्जी होता है। एवरी बॉन्ड कंटेन्स एनर्जी। एनर्जी होता है ना उन बॉन्ड्स में, राइट। तो एंथैल्पी क्या हुआ? जब प्रोडक्ट के बॉन्ड का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट के बॉन्ड में जो एनर्जी प्रेजेंट है उससे मैं बोलती हूँ एंथैल्पी। So can I write this definition? Delta H as what? Delta H of product, right? Product minus delta H, or I can just write H of reactant. I can write this. Delta H क्या हुआ? प्रोडक्ट का हीट, प्रोडक्ट की बॉन्ड में जो एनर्जी है माइनस जो रिएक्टेंट की बॉन्ड की एनर्जी है, उसमें मैंने बोला एंथैल्पी। करेक्ट? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सॉर्ट आउट करूंगी। पर ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या किया? प्रोडक्ट की एनर्जी में से मैंने माइनस किया रिएक्टेंट की बॉन्ड की एनर्जी, इसमें मैंने बोला एंथैल्पी। करेक्ट? अभी ये जो डेल्टा एच है इट कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव कब होगा डेल्टा एच? कब होगा? जब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। करेक्ट? इसका क्या मतलब है कि इनकी बॉन्ड्स का जो एनर्जी है, जो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बनी उसमें एनर्जी इंक्रीज हुआ। रिएक्शन तो इसी डायरेक्शन में चलता है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभी मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि रिएक्टेंट की बॉन्ड का एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई? एक्सेस एनर्जी कहाँ से आई? मैंने प्रोवाइड कराई। इसका मतलब कि जब भी पॉजिटिव डेल्टा एच है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। बिकॉज मैंने एनर्जी क्या करी? मैंने प्रोवाइड कराई। करेक्ट? मैंने एनर्जी प्रोवाइड कराई। अभी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव में भी आ सकती है, ठीक है? नेगेटिव में भी आ सकती है। इसका क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी नेगेटिव में कब आएगी? जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट के बॉन्ड में जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा है। करेक्ट? यही मतलब है उसका। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी नेगेटिव डेल्टा एच होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। करेक्ट? वो एनर्जी कहाँ गई? एक्सेस एनर्जी जो इनके पास थी रिएक्टेंट्स के पास, कहाँ गई? वो रिलीज हो गई। तो इसका मतलब है दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया। क्या बोला मैंने कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, राइट। तो क्या हो सकता है? जो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हुआ इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो सकती है रिएक्टेंट से। वो कब पॉसिबल है? किसी प्रोडक्ट ने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करी, कहीं से उसके पास एडिशनल एनर्जी आई ना, तो वो एब्जॉर्ब करी कहाँ से? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, करेक्ट। या फिर डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है जब रिएक्टेंट्स के पास तो बहुत एनर्जी थी पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना उसकी एनर्जी कम हुई। इसका क्या मतलब है? एनर्जी कुछ जो रिएक्टेंट्स के पास थी उन्होंने रिलीज कर दी सराउंडिंग में। इसका क्या मतलब हुआ? रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। हुआ रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, सबको अच्छे से समझ आया होगा। अभी लेट्स अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट थ्रू दिस ग्राफ। मैंने y एक्सिस पे लिया है एनर्जी, x एक्सिस पे लिया है प्रोग्रेसिव रिएक्शन, राइट। एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रहा है,
प्रोग्रेसिव रिएक्शन का क्या मतलब है, पहले रिएक्टेंट होगा मेरे पास, करेक्ट, इसके बाद ही प्रोडक्ट बनेंगे ना, ऐसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, राइट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो नहीं बन सकता ना, तो रिएक्टेंट पहले थे मेरे पास, के बाद मेरे पास बना प्रोडक्ट। अभी क्या हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी तो मेरे पास थी कम, फिर मैंने नोटिस किया कि जो मेरे पास प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी हो गई इंक्रीज, कैन यू सी दिस गैप, इंक्रीज हुई उसकी एनर्जी, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी कहीं से एडिशनल एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, इंक्रीज हुई, तो डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव, कैसा हो गया डेल्टा एच पॉजिटिव, कैन यू सी दिस पॉजिटिव, राइट। तो एनर्जी एडिशनल एनर्जी कहीं से ली, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी ऐसा ग्राफ दिखेगा तो इसका क्या मतलब होगा, द रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक। अभी नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी थी ज्यादा और जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसकी एनर्जी हो गई कम, कैन यू सी दिस, एनर्जी हुई कम, राइट। तो कम हुई, इसका मतलब डेल्टा एच हुआ नेगेटिव। तो अभी ये जो बाकी की एनर्जी थी ये कहाँ चली गई, इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो गई सराउंडिंग में, इसका मतलब द रिएक्शन वाज व्हाट, एक्सोथर्मिक, दिस वाज एक्सोथर्मिक एंड दिस वाज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ ऐसा कभी भी आए तो कुछ भी इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए, ये एकदम समझ आना जाना चाहिए कि प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा थी इसका मतलब है कि कहीं से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, करेक्ट। एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करेगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस से, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन अटेंड किया ना तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो एनर्जी है, सॉरी वन सेकेंड, कि जो एनर्जी है, मैंने बताया था कि एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स में दो तरीके की पढ़ेंगे, क्या क्या थी, हीट प्लस वर्क, राइट। दो तरीके की एनर्जी बताई थी मैंने, हीट और वर्क। प्लीज अगर वीडियो नहीं देखा ना तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, फर्स्ट वीडियो पहले देखो देन कम बैक टू दैट। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में हम दो तरीके की बात करेंगे, हीट एंड वर्क। और एंथैल्पी को मैंने क्या बताया, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसी को बताया मैंने एंथैल्पी। तो फिर एनर्जी अब दो टाइप की है, तो एंथैल्पी की इक्वेशन क्या बना सकती हूँ मैं, एंथैल्पी की इक्वेशन जो डेल्टा एच था मैं उसको क्या बना सकती हूँ, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो थी मेरी यू, जो मैंने यहाँ से ई से रिप्रेजेंट किया हुआ ना, दैट इज यू ओनली, ई से करो यू से करो, डिपेंड्स ऑन यू, बट आपकी बुक्स में यू में दिया हुआ है तो लेट्स गो विद यू। तो एनर्जी क्या हुई, डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस, ये तो हीट की हो गई इंटरनल एनर्जी। हीट क्यों बोल रही हूँ मैं इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अगर ज्यादा थी तो टेम्परेचर उसका ज्यादा था, इसका क्या मतलब है कि वो हॉट ऑब्जेक्ट था, उसको मैं हीट से बता सकती हूँ, दैट इज काइंड ऑफ हीट ओनली। इंटरनल एनर्जी अभी मैं हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट नहीं डिस्क्राइब करती हूँ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद मैं बताती हूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, इसकी इंटरनल एनर्जी कम है, बट वो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हीट को ही कर रहा है, राइट। तो हीट का कॉन्सेप्ट आ गया इंटरनल एनर्जी से। दूसरा है वर्क। वर्क में याद करो मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बताया था, एक मैंने लिया था बीकर और उसमें मैंने लगाया था ऐसे करके पिस्टन, राइट। अब मैंने बोला था कि मैं ये पिस्टन को या तो नीचे लेके जा सकती हूँ या फिर ऊपर लेके जा सकती हूँ। तो मैं नीचे लेके जाऊंगी तो मैं इसको वॉल्यूम क्या करिए, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज कर इसमें प्रेशर करिए इंक्रीज। अब मैं इस पिस्टन को अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज बीकर का, मतलब प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो ये कैसा वर्क हुआ, ये हुआ पीवी वर्क, राइट। तो एंथैल्पी इन दोनों का होगा सम, U प्लस पीवी, इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी। क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था एनर्जी विल बी ऑफ टू काइंड, हीट एज वेल एज वर्क, ओके। वर्क को मैंने रिप्रेजेंट किया पीवी से और हीट को रिप्रेजेंट किया यू से, क्योंकि हीट इज व्हाट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, राइट। इसको बोला है मैंने एंथैल्पी, इन दोनों के एडिशन को। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमने कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड किया कि एक इक्वेशन है,
एक केमिकल रिएक्शन में ईदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी रिलीज होगा, करेक्ट। ऐसा ही मैंने बताया। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो डेल्टा एच का पॉजिटिव, और एनर्जी अगर रिलीज होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव, मीनिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट। तो हीट की डेफिनेशन तो इससे आ गई। अब हमने एंथैल्पी को क्या बोला, एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एनर्जी दो तरीके से चेंज हो सकती है, हीट एनर्जी एज वेल एज वर्क एनर्जी, करेक्ट। एनर्जी इन दो का कॉम्बिनेशन है। इन थर्मोडायनेमिक्स हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एनर्जी पढ़ते हैं, इसीलिए एंथैल्पी को मैंने इनका एडिशन बता दिया। वर्क हमेशा पीवी वर्क होगा, पीवी मीन्स प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट किससे रिप्रेजेंट होती है, इंटरनल एनर्जी से। मोर विल बी द इंटरनल एनर्जी, मोर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, more hotter will be the substance, correct. I hope this concept is fixed in your head as of now. इससे ज़्यादा क्लियर कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे कोई ध्यान भी नहीं देता है। They just tell you कि एंथैल्पी की ये इक्वेशन है और एंट्रोपी ये होता है, राइट। ऐसे बताएंगे, कोई आपको डिस्क्राइब नहीं करेगा अभी। So can you see कि this is actually what? This is actually delta H is actually the measure of energy, right? और जो एंट्रोपी था, एंट्रोपी डेल्टा एच रिप्रेजेंट किया था, उससे हमने क्या किया था, मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो अब हमें पता चला कि जो एंट्रोपी था इससे हम एनर्जी की मेजरमेंट नहीं कर रहे थे, हम एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की मेजरमेंट कर रहे थे एंट्रोपी से। एनर्जी किससे मेजर करते हैं हम, एंथैल्पी से, ओके। नाउ यू सी कि ये जो दो कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इससे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अराइज होता है। ये दोनों ना बहुत इंटीग्रेटली रिलेटेड है। आप देख सकते हो ना क्यों है इंटीग्रेटली रिलेटेड, क्योंकि एक ने मेजर किया एनर्जी का, दूसरे ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इनको मैं इंटीग्रेटली रिलेट करके एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ, जो है गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता। इवन दो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 11th 12th कॉलेज पास कर लिया है, बट दे स्टिल डोंट गेट व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। तो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे समझे, मैं आपको बताऊंगी ताकि आप ये कभी भूले ही ना, कि आपके दिमाग में बैठ जाए लाइक अ फैक्ट। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा एच विच वॉज एंथैल्पी एंड डेल्टा एच विच इज एंट्रोपी, इन दोनों को मिला के प्लस दिस अनदर टर्म दिस इज टेम्परेचर। तो इन तीन टर्म्स को मिला के आई गेट अनदर टर्म विच इज गिब्स फ्री एनर्जी, ओके। गिब्स फ्री एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वैल्यू से हमें पता चलता है whether the process will be spontaneous or नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आता है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ मैम चलो ये इक्वेशन आ गई, अब मतलब व्हाट डू यू इवन मीन बाय दैट, ये हम कैसे डिराइव करेंगे कि नेगेटिव से स्पॉन्टेनियस ही होता है, पॉजिटिव से नॉन स्पॉन्टेनियस ही होता है, एंड व्हाट इज एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी। So let's dig into it. ये फ्री एनर्जी टर्म है ना, मैं इसको फ्री मुझे पसंद ही नहीं, बोल बिल्कुल नहीं पसंद, समझ नहीं आता फ्री एनर्जी का क्या मतलब है। गिब्स तो चलो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, एनर्जी भी मुझे अब पता है, पर फ्री का क्या मतलब है। फ्री की जगह इफ आई राइट इंस्टेड ऑफ फ्री आई विल राइट अवेलेबल। व्हाट विल आई राइट, अवेलेबल, ओके। सो फ्री एनर्जी में अवेलेबल एनर्जी, कि कितनी एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम के पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से जो अभी हमने पढ़ा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए तीन टर्म्स का क्यों यूज किया। व्हाट वाज द थ्री टर्म, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। वी अंडरस्टैंड कि सिर्फ यही तीन चीजें चाहिए होती है
टू अंडरस्टैंड कि कोई प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस बॉल रोलिंग डाउन द हिल. ये हिल से नीचे आ रही है. अभी अगर फिजिक्स में आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो जब ये बॉल अगर सपोज यहाँ पे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कैपिटल ई. ओके, जैसे ही ये नीचे आया इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी डिक्रीज, क्योंकि नीचे आ गया वो. ठीक है, जो इंक्रीज हाइट पे सब्सटेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh. So h is the height. More the height, more will be the internal energy. हाइट पे है, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी थी ज्यादा. रोल करके नीचे आया मतलब हाइट कम हो गई. यहाँ पे आया तो हाइट कम हो गई, इसका मतलब कैपिटल ई से एनर्जी से स्मॉल ई. मतलब कि स्पॉन्टेनियसली में क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियसली अगर वो नीचे आ रहा है, हिल से मुझे एक बार धक्का मारने की जरूरत है ना बॉल को. कभी कभी तो थोड़ा सा हवा का झुमका भी ये कर देगा कि नीचे बॉल आ जाएगी. राइट, किसी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. कंटिन्यूस वर्क तो थोड़ी करना पड़ा मुझे कि कंटिन्यूसली से नीचे नीचे. नो, आई जस्ट हैड टू गिव इट अ लिटिल पुश और वो नीचे चला गया. मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मैंने क्या देखा कि एनर्जी हो रही है डिक्रीज. क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज. करेक्ट. अभी दूसरा एग्जाम्पल है एंट्रोपी का. फॉर एग्जाम्पल, इस ब्लॉक में सारे ब्लू बॉल्स हैं, इस ब्लॉक में सारे रेड बॉल्स हैं. करेक्ट. अभी ये मैं पिन जो है मैंने हटा दी, ये हटाई कि रिमूव दिया तो सारे बॉल्स अभी मिक्स हो गई. मिक्स हो गई इसका डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया. तो डिसऑर्डर इंक्रीज होना कैसा प्रोसेस हुआ, स्पॉन्टेनियस. अपने आप हो गया ना डिसऑर्डर इंक्रीज. मैंने केवल ये हटाया, मुझे उनको मिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप मिक्स हो गए, अपने आप उनका डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया. तो क्या है, एंट्रोपी भी क्या हो रही है, एंट्रोपी हो रही है इंक्रीज. एनर्जी हो रही थी डिक्रीज फ्रॉम कैपिटल ई टू स्मॉल ई. अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज. स्मॉल एच से कैपिटल एच में हो रही है एंट्रोपी, हो रही है इंक्रीज. अभी एक और एग्जाम्पल है एक बॉम्ब का. एक बॉम्ब मैंने लिया, एक बॉम्ब को स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन कराने के लिए मुझे सिर्फ एक तिल्ली से जलाना है उसे. वो अपने आप इतना बड़ा फट के इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा. राइट. तो मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया. व्हाट डिड आई डू, आई इंक्रीज द टेम्परेचर. तिल्ली लगा के माचिस से जला के क्या करें, इसको टेम्परेचर इंक्रीज करें. राइट. तो अगर टेम्परेचर स्मॉल टी था, इससे बना कैपिटल टी. राइट. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सो नाउ यू नोटिस फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. किसी रिएक्शन को अगर अपने आप होना है तो सिर्फ ये 3 चीजों की जरूरत है, और इन्हीं 3 चीजों से मिला के गिब्स ने क्या बनाया, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन. पर अभी आपको समझ आए ना, स्पॉन्टेनिटी इससे डिस्क्राइब कर सकती. एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी होती है इंक्रीज. टेम्परेचर भी होता है इंक्रीज. इसका मतलब है your reaction will be spontaneous. Now let's go back to this equation which was a Gibbs free energy equation. I hope ये तीनों टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है, ये तो है Gibbs free energy. This one was what? This one was enthalpy, temperature and entropy. Right? अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, मैंने यही बताया था ना सबसे पहले. क्या बताया था, अगर नेगेटिव होगा डेल्टा जी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस. अभी नेगेटिव डेल्टा जी के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो टर्म है ये होनी चाहिए ज्यादा, तभी ये नेगेटिव होगा. राइट. तो ये टर्म होनी चाहिए ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों लिया मैंने पॉजिटिव. ये टर्म ज्यादा होनी चाहिए और ये टर्म होनी चाहिए कम. अगर ये दोनों पॉजिटिव है, टेम्परेचर इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव and delta H is also positive, तो रिएक्शन कैसा होगा, हो सकता है ना स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये टर्म होनी चाहिए बड़ी और ये टर्म होनी चाहिए छोटी. Now let's see, reaction can either be enthalpically, one second, can either be what, can either be enthalpically or entropically favorable or both. Right. या तो एंथैल्पिकली फेवरेबल होगा अगर डेल्टा एच बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया, है ना. डेल्टा एच, अभी हम ये सारी इक्वेशन की बात करें, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि ये टर्म
बड़ा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से, तभी हमारा डेल्टा जी होगा नेगेटिव, मीन्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. लेट्स सी फॉर एग्जांपल दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर. लेट मी रब एवरीथिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. okay. Now let's get back to it again. क्या पढ़ रहे हैं हम. अगर डेल्टा जी मुझे नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा टी प्लस डेल्टा एस की पूरी टर्म है पॉजिटिव, तो फिर दिस विल बी अ नेगेटिव, इट मीन्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, डेल्टा एच हमारा होना चाहिए एक्सोथर्मिक, राइट, और ये पूरी टर्म होनी चाहिए पॉजिटिव. ठीक है, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, दोबारा से नेगेटिव ही आएगा ना इसका आंसर, ये भी नेगेटिव है यहाँ पे साइन. ओके, सो दिस विल बी एनर्जेटिकली फेवरेबल एज वेल एज एंट्रोपिकली फेवरेबल. एनर्जेटिकली फेवरेबल कब होगा, जब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है. एक्सोथर्मिक फॉर एग्जांपल ये जो मेरी स्लाइड थी ना, इसमें क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट. अभी ये इस पे वापस आए, मतलब एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो मेरा एनर्जेटिकली फेवरेबल है, उससे स्पॉन्टेनियस होगा आपका प्रोसेस. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आ गई, तो द रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक एंड उसकी एंट्रोपी होनी चाहिए इंक्रीज, टेम्परेचर होना चाहिए इंक्रीज, तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस. सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास ये टर्म टी डेल्टा एस की टर्म हो गई नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेंगे ना, और अगर ये डेल्टा एच भी है पॉजिटिव, तो पूरी टर्म हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जो डेल्टा जी है वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट. तो दिस इज नाइदर एनर्जेटिकली फेवरेबल नॉर एंट्रोपिकली फेवरेबल एंड द प्रोसेस इज नेवर स्पॉन्टेनियस. अगर आप किसी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसको कॉन्स्टेंटली हीट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट वर्क करना पड़ रहा है ना आपको एक रिएक्शन में, अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एंट्रोपिकली, तो वो स्पॉन्टेनियस हुआ ही नहीं, राइट, नॉट स्पॉन्टेनियस. और अगर उसकी एंट्रोपी हो रही है नेगेटिव, तो ये मतलब डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी, तो वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. नेक्स्ट है दिस इज व्हाट, if delta S is positive and T delta S is positive, then this can be either positive or negative. Delta G can either be positive or negative. Means what? कि अगर ये टर्म बड़ा है और ये टर्म क्या है, छोटा, राइट, तो क्या होगा, डेल्टा एच होगा नेगेटिव, मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन. तो इसको मैं लिख सकती हूँ एनर्जेटिकली अनफेवरेबल. अनफेवरेबल एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अनफेवरेबल हो गया एनर्जेटिकली, क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए, एक्सोथर्मिक चाहिए, पर यहाँ पे तो एंडोथर्मिक है. पॉजिटिव डेल्टा एच मतलब एनर्जेटिकली अनफेवरेबल एंड एंट्रोपिकली फेवरेबल, प्लस आ रहा है ना, एंट्रोपिकली फेवरेबल. तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो टेम्परेचर उसका हाई होगा, एट हाई टेम्परेचर दिस विल बी स्पॉन्टेनियस. नेक्स्ट इज अगर डेल्टा एच इज नेगेटिव, का मतलब है कि इसकी जो एंट्रोपी है कम, क्या हो रही, कम हो रही है, और ये डेल्टा एच कम है, मतलब कि एनर्जेटिकली फेवरेबल तो है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, पर एंट्रोपिकली अनफेवरेबल है, राइट, बट इट विल स्टिल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, एंड इट विल बी स्पॉन्टेनियस at low temperature. I hope you understood this. Let us look at this graph to understand it much better. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है ना, नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस. डन, मतलब कि स्पॉन्टेनियस की क्या कंडीशन होगी, डिसऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, करेक्ट. और अगर डेल्टा एच है पॉजिटिव और डेल्टा एच है पॉजिटिव, तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा. नेक्स्ट है डेल्टा एच है नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, तो फिर स्पॉन्टेनियस कब होगा, एट लो टेम्परेचर. और अगर डेल्टा एच है पॉजिटिव, डेल्टा एच है नेगेटिव, इट विल नेवर बी स्पॉन्टेनियस. कितना भी टेम्परेचर आप इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. तो ये तीन कंडीशन समझ आ गई स्पॉन्टेनिटी की. क्या क्या थी, सबसे पहले एंथैल्पी. एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, इसकी एक्सोथर्मिक होनी चाहिए.
नेगेटिव होनी चाहिए और एंट्रोपी इससे हमेशा इंक्रीज करनी चाहिए, तो ही प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, तभी अपने आप होगा। मैंने सेकेंड लॉ में बताया था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बताया था ना मैंने। अभी मैं ना अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है स्पॉन्टेन, जब मैंने डेल्टा एस है नेगेटिव, मतलब कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, पर फिर भी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? मैंने तो बोला था कि कभी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है ना, तभी स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस। पर यहाँ पे तो स्पॉन्टेनियस है इवन दो डेल्टा एस इज डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों है? लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ऐसा क्यों है, राइट? तो अगर नेक्स्ट टाइम अपनी टीचर बोले ना कि अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता, उनको बोलना नो मैम इट इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर वो एंथैल्पिकली फेवरेबल होना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। तो डज दैट मीन दैट ऑर्डर कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली एट लोअर टेम्परेचर? स्पॉन्टेनियसली कोई चीज ऑर्डर में हो सकती है? ये बोल रही मैम कि मेरा जो कमरा था, जो मैसी कमरा था, लास्ट इमेज में देखा था, लास्ट सेशन में देखा था, वो अपने आप सही भी हो सकता है, अपने आप ऑर्डर में हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकते हैं मैम? सारे मॉलिक्यूल्स एकदम डिसऑर्डर में होना चाहते, अपने आप ऑर्डर में कैसे आते हैं? तो दे आर एक्चुअली पॉसिबल इफ दे आर एनर्जेटिकली फेवरेबल। अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी हो रही है डिक्रीज, तो क्या हो सकता है? अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी हो रही है डिक्रीज और एंट्रोपी हो रही है डिक्रीज, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है एट लो टेम्परेचर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे इजी एग्जाम्पल है सोप। सोप में क्या होता है? सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबको पता होना चाहिए कि हमारे हाथ जब गंदे हो जाते हैं तो हम किससे धोते हैं? सोप से धोते हैं, राइट। हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो हम सोप से धोते हैं। सिर्फ पानी से धोते तो डर्ट नहीं निकल जाती ना, क्योंकि डर्ट में क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पानी कैसा होता है? पोलर होता है, राइट। तो पोलर और नॉन पोलर तो इनमिक्सिबल विद ईच अदर हो गए। तो उन दोनों को मिलाने के लिए मैं इसमें क्या डालती हूँ? सोप डालती हूँ। क्योंकि सोप कैसा होता है? एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स व्हाट? दिस इज द नॉन पोलर एंड। दिस इज व्हाट? दिस इज द नॉन पोलर एंड, राइट। दिस नॉन पोलर एंड विल, और इसका एक हेड होता है छोटा सा विच इज पोलर। दिस इज हाइड्रोफिलिक मीन्स व्हाट? मीन्स पोलर एंड, ठीक है। तो सोप के पास में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या है? एड करते हैं कपड़े धोने के लिए, मिट्टी हटाने के लिए। तो ये दोनों कंपोनेंट्स में बहुत जरूरी होता है। So that's how, but what happens to these components? Actually, these form a mixture-like structure. Soap में क्या बन जाता है? मिक्सचर्स बन जाते हैं round round. तो कहीं से this is a highly ordered structure. और ये तो अपने आप होता है। तुमने तो केवल सोप ऐड किया ना, सॉरी, तुमने तो केवल सोप ऐड किया ना, ये अपने आप कैसे हो गया, राइट। तो तुमने केवल सोप ऐड किया था, अपने आप इतना ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन गया। इतना ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना? स्पॉन्टेनियसली बना। क्यों बना? क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है। पोलर एंड, जो पोलर एंड है ना साबुन के, वो तो बाहर ऐसे अरेंज हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर एंड होता है ना, वो ऐसे अंदर अंदर अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो पोलर एंड है ना, वो वाटर जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल H2O, एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया H2O। तो ये जो पोलर एंड है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों बीच में क्या बना लेते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रेजेंट है, इसमें आयन प्रेजेंट है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से ये बना लेते हैं ऐसा स्ट्रक्चर। क्योंकि आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना, इसका क्या मतलब है कि एनर्जी हो रही है ऑफ द होल सिस्टम डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिलीज एनर्जी। तो एनर्जी हो रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, करेक्ट। और जो ये पोलर एंड, जो ये नॉन पोलर एंड है, तो अंदर जा रहे हैं, ये क्या करते हैं? कोई भी जैसे ऑयल पार्टिकल हो गया या डस्ट पार्टिकल हो गया, उसको ऐसे बीच में रख लेते हैं अपने, ताकि वो जब भी पानी से धुल जाए, ऐसे पानी के साथ चले जाए, ठीक है। तो ये बीच में कैसा फोर्स होता है इन दोनों के बीच में? पोलर, इसका नॉन पोलर और ऑयल और डर्ट के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता है, राइट। तो you see there are two types of interactions working, ion dipole and van der Waals interaction। इससे क्या होता है? सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना, वो एकदम लो हो जाती है। क्या हो जाती है? लो हो जाती है। इसका मतलब सिस्टम ऐसा ऑर्डर्ड हो गया एंड इट्स एनर्जी इज लो, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका क्या मतलब है? एट लो टेम्परेचर
At low temperature, even highly ordered structures are possible because this is energetically favorable. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया सोप का, राइट. बट इन समरी I'd like to tell you the highly ordered structure formed spontaneously is enthalpically favorable और एनर्जी स्टोरिंग या फिर उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है. क्योंकि अभी ओके लेट मी आस्क यू वन थिंग, एक और चीज पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. मैंने बोला था कि यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होती है ना, डिसऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए. तो ये कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल कैसे बने कैसे ये एक दूसरे के साथ में है, राइट. एनर्जी क्या है उनमें क्लम्ड अप है. ये क्लम्ड अप भी तो हुई होगी ना यूनिवर्स में, कैसे एक साथ आ गई एनर्जी, क्लम्ड अप हो गई. क्योंकि एनर्जी तो हमेशा डिस्पर्स ही होनी चाहिए. क्लम्ड अप क्यों हुई? क्योंकि वो दैट इज बिकमिंग अ एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस विच इज पॉसिबल. तो इसीलिए उसमें ऑर्डर इज पॉसिबल व्हेन इट इज एंथैल्पिकली फेवरेबल. और प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस हो रहा है. So in this way, systems can defy entropy on a small scale. Small scale में defy हो रहा है ना, order structure बन रहा है, disorder increase नहीं हो रहा, order increase हो रहा है, but on a small molecular scale, right? Soap is a molecular scale, but the second law holds true because the entropy of the universe is always increasing. एक बड़ा सा यूनिवर्स है ना, उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करेगी. पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स at molecular level at the microscopic scale it can be possible that the entropy is decreasing, means the order is increasing. Okay, I hope सबको समझ आया होगा कि मैंने एंथैल्पी और एंट्रोपी को इंक्रीजिंगली मिक्स करके क्या बनाया, नई टर्म गिव्स फ्री एनर्जी अलॉन्ग विथ टेम्परेचर. हमें समझ आया कि किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ना केवल 3 चीजों की जरूरत होती है. क्या जरूरत होती है? एक तो एंथैल्पी की, एंट्रोपी की और हायर टेम्परेचर की. एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? एक्सोथर्मिक नेगेटिव डेल्टा एच होना चाहिए. एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करनी चाहिए और टेम्परेचर भी इंक्रीज करना चाहिए. तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव. बट कभी कभी डिसऑर्डर में हमने पढ़ा है disorder of the universe always increases, but at molecular level it can also decrease when it is enthalpically favorable. जब डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्डर स्ट्रक्चर फॉर्म हो, बट ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. एट मैक्रोस्कोपिक इन द यूनिवर्स एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. माइक्रोस्कोपिक में पॉसिबल है ऑर्डर स्ट्रक्चर बनना. हमने उससे एग्जाम्पल लिया सोप, राइट. सोप का एग्जाम्पल है जिसमें मिक्सचर बन रहे थे, हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर. पोलर हेड थे आउटसाइड, नॉन पोलर हेड थे इनसाइड. क्यों? क्योंकि इंटरैक्ट कर रहे थे, इंटरैक्शन से बॉन्ड बना रहे थे विद वाटर मॉलिक्यूल. आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा था, अंदर वंडरवॉल से इंटरैक्शन हो रहा था. तो ये एंथैल्पिकली फेवरेबल हो रहा था, इसीलिए हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर वो फॉर्म स्पॉन्टेनियसली बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. आई होप आज का लेक्चर इतना जो मैंने पढ़ाया समझ होगा, बट बहुत ही बेसिक चीजें हैं, राइट. और मैंने सिंपल बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है. कुछ भी डाउट हो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मैं रिप्लाई करके आपको बताऊंगी. रिप्लाई भी पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. ओके, नाउ लेट्स डू वन लिटिल क्विज. गिवन द फॉलोइंग, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन एंड स्टेट वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस. तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए मेरा? नेगेटिव, है ना. कैसा होना चाहिए मेरा? नेगेटिव. तो इसका मतलब है मेरे पास डेल्टा एच गिवन है 495.2 किलो जूल. तो कैन आई राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 495.2 किलो जूल, राइट. माइनस T is what? 298 Kelvin into what? Minus 136 joule. Can you see this quantities in joule and this one is in kilojoule? So I'll convert this into kilojoule. So kilojoule में हो जाएगा minus 0.136 kilojoule per Kelvin. Okay. Now you have to solve this and write the answer in the comment box. मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, आपको ये भी बता दिया है कि इनकी यूनिट पे ध्यान देना. ये किलो जूल में है
तो यू में है, राइट, यूनिट्स पे नहीं दोगे ना सारा आंसर गलत आएगा। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यूनिट्स आप अच्छे से करोगे अपने लेक्चर में, और उसमें वो चैप्टर भी मैं शायद आपको करवा दूँ। पर अभी हम अच्छी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं बताता ना केमिस्ट्री, हम वो पढ़ रहे हैं। कोई भी नहीं बताएगा आपको ये बेसिक। आपको ना एंथैल्पी का फॉर्मूला, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला बता देंगे सब, इनको इनसे इक्वेशंस भी करा लेंगे। तो ये नहीं बताएगा कि स्पॉन्टेनिटी के लिए 3 टर्म्स कैसे यूज हुई, एंथैल्पी और एंट्रोपी इतनी इंटीग्रेटली कैसे रिलेटेड है, ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगी। दिस इज योर मास्टर टीचर वेदांतु विल टेल यू। आई होप दिस लेक्चर सीरीज एक्चुअली इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, है ना। ऐसे मगअप तो कोई भी करवा देगा। इंफॉर्मेशन देने के लिए ना तो थोड़ा पढ़ना, रिसर्च करना, बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत होती है, वो कोई नहीं करता, ठीक है। इसलिए मेहनत लगती है। ये कॉन्सेप्ट तो कोई भी बता देगा कि ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे यूज करना है, राइट। प्लस माइनस डिवीजन तो हम कर ही लेंगे, बट वो कैसे बना, ऐसा ही क्यों हुआ, वो सब आंसर आपको सिर्फ इसी क्लास में मिलेगा। आई गारंटी हूँ कि एक भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपको ऐसे बताए। मतलब ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे पता कि ये मैंने ईयर्स ऑफ मेरे एक्सपीरियंस मैंने बिल्डअप किया। मुझे कभी थर्मोडायनेमिक्स आसानी से समझ में नहीं आया। अभी मेरे को बताना है कि मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे से जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों के लिए, मैं कैसे आसान बना सकती हूँ ये चैप्टर। यही मेरा गोल है सीरियसली। तो प्लीज अच्छे से पढ़ो और मेरे फोटोन्स हो तुम लोग, मेरी लाइफ हो, एनर्जी पैकेज हो, तो प्लीज वही बने रहना। ये सेशन एकदम जोर एनर्जी केमिस्ट्री है ही ऐसी, पूरा एक्टिवेशन एनर्जी तो पढ़ते ना, एनर्जी है हर जगह, तो वही एनर्जी हमें हर सेशन में दिखानी है। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। उनको भी समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ आई विल से बाय बाय टू यू and have a nice day, have a great day, and be the light that you are. Bye.